गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तरकालीन वंश। मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला था। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश हमने देखे थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। उसके पुत्र फिर बिंदुसार थे। बिंदुसार के बाद अशोक आए थे। अशोक के बाद में उसके पुत्र थे। और हमारा लास्ट जो रहेगा वृद्धत है ना, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करेंगे। तो शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहेगा ये। उसके बाद कण्व राजवंश आएगा 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक रहेगा ये। देन उसके बाद कुषाण वंश आएगा, है ना, 78 ईसा पूर्व तक। 78 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक रहेगा ये। और देन उसके बाद आएगा सातवाहन राजवंश 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक आएगा। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट राजवंश आएगा गुप्त वंश। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे हर बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये मौर्योत्तर काल जो है, इससे हमेशा आप कोई सा पेपर उठा के देखो एमपीपीएससी में 3-4 साल पुराना, आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। शुंग राजवंश, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त, है ना, ये अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति कौन था, उसका सेनापति था वो, है ना, कौन, पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखें। कौन था, बृहदत्त, है ना, अंतिम मौर्य सम्राट था ये। इसकी हत्या किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने करी थी 184 ईसा पूर्व में। ठीक है। उसके बाद उसने खुद के राजवंश की स्थापना कर दी थी। इस डायनेस्टी में हम अधिकतर देखेंगे कि ज़्यादातर क्या होता है, उसको जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या करके दूसरा वंश शुरू हो जाता है। तो यही हमें देखने को मिलेगा। दूसरा हमें ये देखने को मिलेगा इसमें कि वो कहीं ना कहीं या तो उन्होंने कोई उपाधि धारण करी है, या फिर सिक्के चलाए हैं, है ना, या इनकी जो संस्थापक हैं, इन्हीं से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अभी तक इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया है। एक तो संस्थापक पूछा जाता है, कई बार इस शुंग वंश का संस्थापक पूछा था लास्ट ईयर 2022 में, है ना, तो पुष्यमित्र शुंग थे। और अभी जो लेटेस्ट 2023 की एग्जाम में आपका 2023 की एग्जाम में पूछा गया था चांदी के सिक्के किसने चलाए थे सबसे सर्वप्रथम, है ना, तो इसमें आएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस तरह से हर जो क्वेश्चन है इसी डायनेस्टी में से बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। अदर एग्जाम में भी वैसे पूछा जाता है, लेकिन एमपीपीएससी के लिए श्योर है ये, इसी कार्यकाल में सबको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शुंगों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। शुंग वंश के राजा अपने नाम के अंत में मित्र शब्द का प्रयोग करते थे। क्या शब्द प्रयोग करते थे, मित्र शब्द का प्रयोग करते थे। अतः कुछ विद्वान शुंगों को मित्र या सूर्य का उपासक मानते थे। क्या मानते थे, ये सूर्य का उपासक मानते थे। कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण माना गया है। क्या माना है, कश्यप गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। इतिहासकार तारानाथ, है ना, इतिहासकार एक तारानाथ है, तथा पाणिनि ने भी उसके ब्राह्मण होने की पुष्टि करी है। क्या बोला कि ये शुंग जो है, शुंग वंश ब्राह्मण थे, है ना, ये बोला उन्होंने। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने के समय तथा अपने अंतिम दिनों में कुल 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने यज्ञ किए थे उन्हें, सैन्य क्रांति के दौरान उन्होंने 2 यज्ञ किए थे। अश्वमेध घोड़े को सिंधु नदी के तट पर, क्या होता, अश्वमेध घोड़े को सिंधु नदी तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिया गया था। क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं करने दिया, उन्होंने पकड़ लिया। क्या करते हैं, जब ये अश्वमेध यज्ञ करते थे घोड़ा छोड़ते हैं ना, आपने रामायण में देखा होगा, उत्तर रामायण में उसमें ऐसा होता है जिसमें लव कुश उसको घोड़े को पकड़ लेते हैं ना, युद्ध छिड़ता है उसमें। तो ये इन्होंने अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा ही छोड़ा जाता है, तो इन्होंने ये यवनों, है ना, यूनानी शासक है, इन्होंने पकड़ लिया था ना। इस कारण पुष्यमित्र शुंग ने के नाती वसुमित्र के नेतृत्व में शुंग सेना ने यूनानियों से पराजित हो गए थे। इन्होंने युद्ध किया लेकिन ये पराजित हो गए थे, है ना, परास्त कर दिया था उन्होंने। ठीक है।
यूनानियों को परास्त कर दिया था ना, वसुमित्र के नेतृत्व में हुआ था युद्ध, इन्होंने यूनानियों को परास्त कर दिया था। ठीक है। बौद्ध साहित्य दिव्यदान, ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध साहित्य दिव्यदान में पुष्यमित्र को बौद्धों का अत्याचार करने वाला बताया गया है। ये दिव्यदान, हम बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे तो हमें कई प्रकार के हम पढ़े थे दिव्य ग्रंथ ना, ग्रंथ पढ़े थे, उसमें हमें मिला था दिव्यदान। पुष्यमित्र को बौद्धों का अत्याचार करने वाला बताया है ना, बौद्धों पर अत्याचार करते थे ये लोग, है ना, ये कहना है। पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत सांची की स्फूर्तों का पुनर्निर्माण करवाया था, ये भी बोला जाता है कि इन्होंने बाद में क्या कहा, पहले तो अत्याचार किया था, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म फिर से अपना लिया था, अनुयायी बन गए थे, और उन्होंने सांची का भी मरम्मत करवाया था। हम दिखाएंगे आपको सांची कहाँ मरम्मत करवाया था, और बरहुत की गुफाओं का निर्माण करवाया था उन्होंने, पुनर्निर्माण करवाया था, निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ये बोला गया। शुंग वंश का अंतिम शासक भी होगा ना, ठीक है, जब आपका मौर्य वंश का हो सकता है, शुंग वंश का क्यों नहीं होगा। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या किसने की थी, 73 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण मंत्री, उसका ही मंत्री था, मतलब उससे एक्चुअली में होता क्या है, इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग क्या था, वृद्धत का सेनापति था, सेनापति ने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। इसी तरह से क्या होता था कि इसकी हत्या भी कौन करेगा, ब्राह्मण मंत्री कौन था, वासुदेव। वसुदेव ने उसके अंतिम शासक, है ना, अंतिम शासक की हत्या करके उस शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये कहना है इनका। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने, ये कर्ण वंश आ गया हमारा, कर्ण वंश देखेंगे बाद में, है ना। वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी, 73 ईसा पूर्व में। इस वंश का शासन मात्र 45 वर्ष रहा, इसमें 4 शासकों ने राज्य किया था, है ना। इस वंश का तीसरा शासक नारायण कर्ण कर्ण था, एवं अयोग्य निर्बल साबित हुआ था ये। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और अच्छे से, है ना। बौद्ध साहित्य दिव्यदान, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम शुंग वंश के कुछ और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रह गई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, कौन है संस्थापक, पुष्यमित्र शुंग। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में। ठीक है, इसको अभी नहीं आएगा वैसे, लेकिन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़े। यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृहदत्त का सेनापति था। क्या था, सेनापति था। इसने वृहदत्त की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। क्या करा, वृहदत्त की हत्या कर दी और खुद ही राजा बन गया, और क्या। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। ये प्रथम कौन सा, ब्राह्मण राजवंश था। ब्राह्मण लोग भी मतलब हत्या करते थे, ये देखने को मिला है। ठीक है, इससे ये सीख मिली हमें। जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी विदिशा बनाया था। ये विदिशा बनाया इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जहाँ पे हमारा एमपी का कोई भी कस्बा, नगर, शहर, जिला ये आ जाता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एमपीपीएससी के लिए, ये ध्यान रखना। तो इसने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किसको राजधानी बनाया था, विदिशा को, जिसको हम बेसनगर भी बोलते हैं, है ना, बेसनगर भी आ सकता है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही, हम पहले ही पढ़ चुके इसको, बौद्ध द्रोही कहा गया है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। पहले नष्ट करवाना शुरू कर दिया था इन्होंने। जैसे अब अशोक का भी देखेंगे हमने, तो अशोक ने क्या किया था, पहले कलिंग का युद्ध किया था, खून की नदियां बहा दी थी, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर उधर चले गए ना। तो वैसे ये भी करेंगे, है ना। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा। क्या अंतिम दिन, मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, गीता वीता पढ़ने लगते हैं ना, भागवत गीता पढ़ते हैं। तो ऐसा ही इनमें भी हुआ था कि जब अंतिम दिन आने लगे कि जाने वाले ये लोग, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है? और उसने बाद में कई स्फूर्तों का पुनर्निर्माण करवाया, है ना। जैसे कौन से, सांची की स्फूर्त, बरहुत की गुफाएं, इनको निर्माण करवाएंगे लोग, है ना। ये सांची की स्फूर्त, ये देखने को मिलता है कि आपके सांची यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, रेलिंग का निर्माण करवाया था, है ना। ये इन पहले रेलिंग को तोड़ दिए थे इन्होंने, उसके बाद में निर्माण करवाया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लकड़ी का हुआ करता था, जिसमें से मध्य प्रदेश का बरहुत स्तूप पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, जो कि पहले लकड़ी का बना था। क्या बोला उन्होंने, जिसमें मध्य प्रदेश का बरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, है ना। पहले लकड़ी का बना हुआ था, इसने इसको पत्थर का बनवाया था, है ना, पत्थर का बनवा दिया था, ये टूटे नहीं है ना। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, हम पहले देख चुके इसको, है ना। कितने किए थे, 2। पुरोहित पंचजली थे। इस जिसके पुरोहित कौन थे, ये हम छोड़ दिए थे, इसलिए हमने इसको दोबारा पढ़ना पड़ा। इसके पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, ये ध्यान।
इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। इन्होंने क्या किया, जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो कुछ काम तो करेंगे ना। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना की थी, है ना। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। पतंजलि ने क्या लिखा है, पतंजलि इसके कवि रहेंगे उस टाइम, इन्होंने महाभाष्य लिखा है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। सोमवंश के थे ना, पाणिनि किसके थे, अष्टाध्यायी लिखा है इन्होंने। मनु ने मनुस्मृति लिखी है। मनु कवि थे, उन्होंने क्या लिखा था, मनुस्मृति लिखी है। इसके समय दो यवन, है ना, विदेशी आक्रमण हुए, पता ही आपको, है ना। दो आक्रमण किए, तो जब घोड़ा वोड़ा पकड़ लिया था तो दो आक्रमण करना ही पड़ेगा। दोनों ही यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई थी। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनाइंडर ने किया था, मिलिंद जिसको कहते हैं। शुंग वंश फिर और देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मिनाइंडर ने बौद्ध भिक्षुक, है ना, मिनाइंडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनाइंडर जो है बौद्ध भिक्षुक किससे शिक्षा ली थी उन्होंने, नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया था। ठीक है, किससे युद्ध किया था, खारवेल से भी युद्ध किया था, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया, मारा नहीं, इसको पराजित कर दिया। ठीक है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र उसका उत्तराधिकारी बना है। पुष्यमित्र मार दिया होगा ना, तब तो दिया है ना, मार दिया इसको। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में विदिशा के राजा, इसका भी एक ट्विस्ट है ना, कालिदास ये भी विदिशा से आ गया अपना। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र में विदिशा के राजा अग्निमित्रम, विदिशा का राजा हुआ करता था अग्निमित्रम, ये नोट करने लायक है। कौन था राजा, अग्निमित्रम। और मालव देश, मालवा देश नहीं लिखा ना, मालव देश लिख दिया ना। मालव देश की राजधानी राजकुमारी, सॉरी, मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग में की चर्चा है इसमें, है ना। प्रेम प्रसंग की चर्चा भी है, जैसे आपके मतलब विदिशा ये गढ़ी रहा ना, जैसे आपका अशोक भी, उन्होंने भी श्रीदेवी से शादी कर ली थी ना। तो यहाँ पे शुंग वंश के जो आपके, है ना, राजा हैं अग्निमित्रम, इन्होंने भी राजकुमारी मिल गई इनको मालवा देश की, तो इन्होंने भी शादी कर ली यहाँ पे ना, मध्य प्रदेश में। ये लोग अधिकतर शादी करने के लिए आए थे। इस वंश का अंतिम शासक से देवभूति हुआ। क्या हुआ, इस वंश का अंतिम शासक किसका पुत्र था, ये राजकुमारी मालविका का पुत्र था ये ना, देवभूति, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वसुदेव ने कर दी थी। उसी का मंत्री था, उसी ने कर दी थी। और कण्व वंश की स्थापना कर दी इन्होंने। किसकी स्थापना की, कण्व वंश। अब शुंग वंश यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब शुरू होता है हमारा कण्व वंश, है ना। वसुदेव ने उसकी हत्या कर दी, किसने, उसका ही मंत्री था, उसने हत्या कर दी। और वसुदेव फिर से स्थापना कर देंगे किसकी, कण्व वंश की। ये तो इनकी प्रथा ही रही है। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की थी, ये ध्यान रखो। ठीक। इस वंश का शासन मात्र 45 वर्ष ही रहा, जिसमें 4 शासकों ने राज्य किया था। कितने शासकों ने राज्य किया यहाँ पे, 4 शासकों ने। इस वंश का तीसरा शासक नारायण कर्ण एक अयोग्य एवं निर्बल शासक था। क्या था, नारायण कर्ण था जो अयोग्य था, निर्बल था, जिसको मार दिया इन्होंने, है ना। इसके कार्यकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार एवं पूरी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ही रहा है। बिहार में रहा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहा होगा ना मगध में, बाकी जगह नहीं रहा इनका। कण्व वंश के ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना की भारी योगदान दिया है। ये कण्व वंश ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना करी थी इन्होंने, भारी योगदान दिया इन्होंने। ये है इनका मनोदृश्य। 27वीं ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा, देखो अंतिम शासक कौन है, ये सुशर्मा की हत्या कर उसके सेनापति, यहां सेनापति मार रहा है। कहाँ पे सेनापति मार रहा है, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, और फिर ये आपका कण्व वंश में सेनापति आ जाता है ना। तो दो जगह सेनापति मार रहे हैं ना। सेनापति सिमुक ने इस वंश के शासन का अंत कर दिया था। किसको मार दिया था, सुशर्मा को मार दिया। और किसकी स्थापना करेगा ये करेगा आपका कुषाण वंश की स्थापना करेगा। ठीक है। इसके बाद मगध पर कुषाण वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुजलू किडफिसेस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। ये कुजलू किडफिसेस
ये सेनापति था पहले ना, तो ये इसने मार दिया उसको और खुद राजा बन गया, जो कि महान कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे। कनिष्क कनिष्क इसी के कार्यकाल में आएगा, वो उसके परदादा थे ना। तो कनिष्क के सिक्के भी हमारे शहडोल जिले में मिले हैं ना, तो ये भी ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ कनिष्क का नाम आ गया तो मतलब इम्पोर्टेंट हो ही चुका है ये, है ना। कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क माना जाता है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट कौन है? आपका कनिष्क है। तो कनिष्क सिक्के हमें शहडोल में मिले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, इसका विदिशा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। कुषाण राजवंश जिसकी पहली राजधानी पुरुषपुर थी, है ना, पुरुषपुर थी, अर्थात दूसरी राजधानी मथुरा थी। देखो राजधानी तो चेन ही थी इनकी, उधर ही थी, मगध भी उन लोग थे। कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनके सिक्के जरूर मिले हमारे यहाँ। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता था, ये महान था, अशोक जैसा काम किया हुआ इन्होंने, तो द्वितीय अशोक बोला इनको। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। देखो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन करने का श्रेय भी कुषाणों को ही जाता है। तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस राजवंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। क्योंकि चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब बारी किसकी है? सोने के सिक्के किस राजवंश चलाए थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने चलाए थे? कुषाण वंश के कनिष्क ने, ठीक, राजा थे, उन्होंने चलाए थे सोने के सिक्के। कुषाण वंश ही वह वंश था जिसकी सीमाएं भारत एवं बाहर फैली हुई थी। कुषाण वंश में उन्होंने भारत में तो राज्य किया था, लेकिन उन्होंने बाहर भी राज्य कर रहे थे, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। कला की गंधार शैली, इन्होंने गंधार शैली का विकास किया था, कनिष्क के ही शासनकाल में पनपी थी। शक संबंध शुरू करने का श्रेय भी, जो शक संबंध अब कैलेंडर हम शुरू करते हैं, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये कुषाण वंश ना। शक संबंध बोले तो जो कैलेंडर आप लालाराम से कैलेंडर देखते हो, वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, कि यहाँ से सन हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 जो भी आपका अभी सन चल रहा है, ठीक। तो शक संबंध शुरू करने का श्रेय भी कनिष्क को ही जाता है। कनिष्क ने ही चलो बुद्ध के पीछे सारे लोग थी पड़ा है ना, अंकित सिक्कों का प्रचलन किया था। जैसे गांधी जी के हर जगह सिक्के में नाम रहता है ना, सिक्का या नोट जो भी है, वैसे इन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म धारण कर लिया होगा और अपने उसकी फोटो लगा के सिक्के चलाना शुरू कर दिया उसने, है ना। तो बुद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन भी शुरू कर दिया था उन्होंने। यह भी माना जाता है कि कुषाण काल में ही मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। और ये भी और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि कौन से शासनकाल में किस राजवंश ने मूर्ति पूजा शुरू करी, किसने? कुषाण वंश ने, है ना, कनिष्क नहीं करी है। कुषाण वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का उदय होता है। किसका उदय होता है? सातवाहन वंश का। अब हम सातवाहन वंश में ही पढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। यहाँ पे अभी हत्या वत्या नहीं हुई है, इन्होंने छुड़वाया होगा, भगाया जो भी है ना किया है, ये देखने को मिलता है। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। कौन सा था? सातवाहन वंश किसके अंतर्गत था? महाराष्ट्र में था। ये देखिए आपको नक्शे से ही पता चल रहा है, आपका महाराष्ट्र में था। किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। शक राजा कोई और भी होगा, इन्होंने महाराष्ट्र को छोड़ने के लिए मना कर दिया कि जाओ भाई, है ना, जाना पड़ेगा आपको, विवश कर दिया था। और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा था। कहाँ होना पड़ा था उनको? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बोले तो ये वाला एरिया है ना, आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था हमारा, है ना, इधर है। इस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। सातवाहन की राजधानी क्या थी? महाराष्ट्र की प्रतिष्ठान थी। सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना। कृष्णा या कान्हा शासक बना था, है ना। कान्हा के बाद उसका पुत्र सतकर्णी शासक बना था। सतकर्णी प्रथम, अब हम सतकर्णी प्रथम पढ़ेंगे। यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातवाहन वंश का ये पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसकी स्थापना किसने करी थी? सातवाहन वंश की सिमुक ने करी थी। लेकिन इसका जो सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाएगा कौन? सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम, है ना। सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका, क्या सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका का नाना घाट अभिलेख प्राप्त होता है। अभिलेख भी इनका मिलता है ना। इसमें सतकर्णी प्रथम की
उपलब्धियों बताई गई है। नानाघाट प्रथम जो अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख है, उसमें से हमें क्या मिलते हैं, इसमें सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियां मिलती है कि क्या क्या इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब हम अभिलेख भी देख लेते हैं इनका। नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख में ही सतकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया है। ठीक है, नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सतकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मण को मुद्रा के स्थान पर क्या किया था, भूमि दान कर दी थी उन्होंने। ये कारण है, इस अभिलेख में मिलता है कि इन्होंने क्या किया था, यज्ञ करवाया था ना, यज्ञ करवाया होगा उपलक्ष्य में, बोल दिया कि ये आपको भूमि दी जाती है, भूमि दान करना शुरू कर दिया था। किसको, ब्राह्मण को। यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये भी मिलता है। अब इसके बाद आता है हाल, सातवाहन वंश का ही है। सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था, ये भी महानतम था। ठीक है, वह एक बड़ा कवि भी था तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। बड़ा कवि एवं कवियों का विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी। हाल जो है ये कवि तो था ये ना, तो ये काव्य की रचना कर दी थी इन्होंने। इसकी भाषा प्राकृत रखी इन्होंने। गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसके बाद आते हैं सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसके समय नासिक के शासक नहपान ने उस पर आक्रमण कर दिया था। ये आपका नासिक का एक कोई शासक होगा, उसने किस पर आक्रमण कर दिया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी पर। किंतु गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया था। ठीक है, हरा दिया था उसको। नासिक जोगल थम्बी से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, नासिक में। ये नासिक में, हमारा एमपी में भी घुसे नहीं है लोग ना, क्योंकि ये वाला एरिया आपको दिख ही नहीं रहा ना, ये चूंकि महाराष्ट्र में से वो भगा दिया था इनको, या तो इधर चले गए आंध्र प्रदेश, तो सवाल ही नहीं उठता है। जिनमें एक तरफ नपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है। जो नासिक में जोगल थम्बी चांदी सिक्के लगाए ना, लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें एक तरफ तो नहपान तथा दूसरी तरफ क्या, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो एक तरफ इनका मिलता है किसका, सातवाहन वंश का, दूसरा आपका नपान का मिलता है नाम, है ना, ये कहना चाह रही है। जिससे पता चला कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शख्स शासक नहपान को हराया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, पुनः अधिकार कर लिया था। फिर आता है यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। ये व्यापार भी करता था और जल यात्रा भी करता था, समुद्र से बहुत चलता हो, जहाज वहाज होगा उनके पास। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे। देखो यहाँ पे जहाज के चित्र बना दिए उसने। कहाँ आपका बुद्ध के चित्र बना था कनिष्क ना, उसने जहाज के चित्र बनाना शुरू कर दिया, सिक्के चालू कर दिए, है ना। जिससे उसकी जल यात्रा और व्यापार का पता चलता है, जिससे उसकी जल यात्रा और व्यापार का पता चलता है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, कहाँ चलते थे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी चले हैं। तो ये ध्यान रखना, जहां मध्य प्रदेश का नाम आ जाएगा वो एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यज्ञश्री सतकर्णी का है ना, यह गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री के मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया था। जब यज्ञश्री की मृत्यु हो गई उसके बाद सातवाहनों का जो साम्राज्य है वो विभाजित हो गया। तो ये क्वेश्चन आप आ सकता है कि जल यात्रा और, है ना, जल यात्रा और व्यापार, है ना, जहाज के छपे सिक्के मध्य प्रदेश में भी पाए गए, है ना, ये कहना चाह रहे हो। जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन दुर्बलता थी। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने। ठीक है, तांबा के सिक्के भी चलाए थे, प्रोटीन नहीं है, पोटीन, है ना, घटिया चांदी के सिक्के भी चलाए थे इन्होंने, और शीशा के सिक्के भी चलाए थे, लेड के भी ना। देखिए ये सारे सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, है ना, इस प्रकार के सिक्के उन्होंने चलाए थे। सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था। क्या था, मात्र सत्तात्मक था। यहां नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, क्योंकि ये
माता का वंश चलाते होंगे, इसलिए माता का नाम लिया जाता है, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। ठीक है, हम ये देख ही चुके हैं। आंध्र देशीय या सातवाहन वंशीय या सतकर्णी वंश की नींव किसने रखी थी? 27 ईसा पूर्व में सिमुक ने रखी थी। सिमुक इसके संस्थापक थे, तो संस्थापक काफी इंपॉर्टेंट है ना। जिसे सिंधुक, शिशुक या सिप्रक के नाम से भी जाना जाता था। ये 3 नाम थे भाई इसके ना, कहीं भी नाम आ सकता है संस्थापक में, आपको देखना पड़ेगा। इन्हें आंध्र जाति बताया जाता है। क्या बताया जाता है? आंध्र जाति का बताया जाता है। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश ने मगध पर साम्राज्य किया है ना, जब क्यों नहीं करेंगे। सातवाहन वंश का महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। सतकर्णी ने प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, प्रतिष्ठान नामक एक नगर होगा, उसको राजधानी बनाया था इन्होंने। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत सबसे शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य ही था। सातवाहन वंश के 17वें शासक कौन था? हाल ने गाथा सप्तशती नामक गीत काव्य की रचना की थी। सातवाहनों ने शीशे लेड के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के भी चलाए उन्होंने, जहाज वाले सिक्के भी चलाए ना। ठीक है, सब चलाए उन्होंने। सातवाहन का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी था, जो कि सतकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। क्योंकि सातवाहन वंश ने यहाँ पे मिसिंग है। वैसे सातवाहन वंश ने यहाँ पे सांची के स्फूर्तों पे भी काम किया था, है ना। ठीक है, इन्होंने बनाई थी, मरम्मत करवाया था, ऐसा कहा जाता है। इन सबके पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त वंश नेक्स्ट में, जिसने भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा था। मौर्य वंश के पश्चात कई वर्षों तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा। ठीक है, राजनीतिक एकता नहीं थी उनमें ना। भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक एकता पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। किसको जाता है? गुप्त। हमारा नेक्स्ट है गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश, गुप्त काल, है ना। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्रीगुप्त था। किसने नींव रखी थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने ही 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। किसने करी थी? 275 ईस्वी में करी थी इन्होंने, है ना। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये देखिए आपका चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? जब पुराण पढ़ेंगे हम लोग तो वहां प्राप्त होगी, अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको ना। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी इनकी? संस्कृत थी। यह भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली भी इन्होंने शुरू करी थी। ठीक है, कौन सी प्रणाली शुरू करी थी? दशमलव प्रणाली। आपने गाना नहीं देखा हो, दशमलव हमने दिया भारत ने क्या दिया।